तो स्ट्रेन चल रहा था। स्ट्रेन किसको कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। स्ट्रेन मतलब बॉन्ड एंगल्स में जितना ज़्यादा झुकाव आ जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन मॉलिक्यूल में आ जाएगा, ठीक ना। अपन साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन निकाल रहे थे, तो अपन ने स्ट्रेन कितने का निकाला था साइक्लोहेक्सेन में, है ना। अपन ने हाँ साइक्लोहेक्सेन में जो स्ट्रेन निकाला था वो -4.75 डिग्री का अपन ने स्ट्रेन निकाला था साइक्लोहेक्सेन में, ठीक ना। ये जो स्ट्रेन था ये आ रहा था, इसका स्ट्रेन -4.75 डिग्री का आ रहा था। इसका मतलब सबसे कम स्ट्रेन है। तो अगर साइकिल की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है ना, 60 डिग्री का एंगल 109 होना चाहिए था। और उससे ज़्यादा स्ट्रेन, उससे कम स्ट्रेन किस में है, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री एंगल, है ना, 109 के नज़दीक पहुंच रहा है। इससे भी कम साइक्लोपेंटेन में है स्ट्रेन, और सबसे कम स्ट्रेन किस में है, साइक्लोहेक्सेन में। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ना, बोलो स्टेबिलिटी। फिर इसके हिसाब से क्या होगा, सबसे कम साइक्लोप्रोपेन की और सबसे ज्यादा किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। और साइक्लोहेक्सेन के पास एक तरीका और भी होता है अपनी स्ट्रेन को जीरो कर देने का। साइक्लोहेक्सेन अपनी स्ट्रेन को जीरो भी कर लेता है। अब ये कहो जीरो कैसे कर लेगा, जीरो कैसे हो सकती है, तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है पुकर्ड रिंग का। तो साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन पुकर्ड रिंग बना लेती है। क्या करती है, पुकर्ड रिंग बना लेती है। पुकर्ड का मतलब, पुकर्ड रिंग का मतलब यह है कि ये अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेती है कि इसके बॉन्ड एंगल सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट के हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा, अभी आप प्लेन में देख रहे हो तो आपको तो लगेगा कि ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं हो सकता जिसमें कि स्ट्रेन कम हो जाए, है ना, जीरो हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये क्या करता है साइक्लोहेक्सेन अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है। तो साइक्लोहेक्सेन किस तरीके से एडजस्ट करता है अपने आप को, ये देखिएगा। साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मेशन मिलते हैं, एक तो होता है बोट कन्फर्मेशन और एक होता है चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन अपने आप को 3 डायमेंशनल सेट कर लेता है। अब ये 3 डायमेंशनल हो गया। पुकर्ड रिंग का मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है 6 कार्बन की, ये देखो भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 तो एक प्लेन में रह गए और बाकी एक प्लेन के नीचे चला गया और एक प्लेन के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से जब ये पुकर्ड कर लेती है, प्लेन से बाहर आ जाती है रिंग, तो स्ट्रेन जीरो हो जाता है, ठीक ना। तो साइक्लोहेक्सेन के पास एक तरीका और भी है अपने आप को पुकर्ड कर लेने का, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेन जीरो हो जाती है। तो जीरो हो जाती है तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल हो गई साइक्लोहेक्सेन, सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें जीरो स्ट्रेन लेकर के चलती है। ये जीरो स्ट्रेन क्यों आ जाती है, क्योंकि ये अपनी रिंग, अपने जो रिंग है इसको प्लेन में ना रख करके अप एंड डाउन कर लेती है। ये वाला कार्बन अप, वो वाला नीचे चला जाता है, या दोनों आप आ जाते हैं, प्लेन से बाहर आ जाती है। तो प्लेन से बाहर आएंगे तो नो डाउट बॉन्ड एंगल चेंज होंगी, और बॉन्ड एंगल चेंज होकर के कितने के हो जाते हैं, सारे के सारे 109 28 मिनट के हो जाते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन पुकर्ड स्ट्रक्चर रखती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो अपन यहाँ साइक्लोहेक्सेन के पुकर्ड स्ट्रक्चर पर ही अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड होते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलो देखते हैं। ये लिख लिया क्या, नहीं लिखा तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। अब देखिए क्या है ये, अब अपन स्ट्रेन स्ट्रक्चर पर अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं कि स्ट्रेन स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रेन स्ट्रक्चर पे अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मेशन देखे अपन ने, एक तो चेयर कन्फर्मेशन देखा, ये चेयर जैसा दिखाई दे रहा है इसलिए इसको चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं। और दूसरा जो कन्फर्मेशन है वो कौन सा है, बोट कन्फर्मेशन है, ठीक ना। बोट जैसा दिख रहा है इसलिए बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। हालांकि दो और भी कन्फर्मेशन होते हैं इसके, चेयर बोट के साथ साथ हाफ चेयर भी होता है और हाफ बोट भी होता है। तो ये 4 कन्फर्मेशन होते हैं इसके, ठीक ना। तो अभी 2 पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं चेयर कन्फर्मेशन। तो देखिएगा ये साइक्लोहेक्सेन है जिसमें कि ये चेयर बना रहा है। चेयर कन्फर्मेशन में इसके पास हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में 2 वैलेंसी तो आपको दिख रही है, 2 और होंगी। तो 2 जो वैलेंसी है या जिनको हाइड्रोजन कहेंगे वो 2 तरीके से एडजस्टेबल होती हैं। क्या, एक तो होती है इसके परपेंडिकुलर, जिसको कि अपन एक्सियल कहते हैं, जो कि इस चेयर के एक्सिस पर प्रेजेंट है वैलेंसी। दूसरी जो होगी वो इस तरीके से होगी, इसको अपन इक्विटोरियल वैलेंसी कह देते हैं। तो एक्सियल और इक्विटोरियल
दो वैलेंसी या दो टाइप के बॉन्ड इसके पास हर कार्बन के पास है, एक्सियल और इक्विटोरियल। अब इस वाले कार्बन का अगर एक्सियल नीचे है तो साइड वालों का कैसा होगा, ऊपर होगा एक्सियल, और इक्विटोरियल किस तरीके से होगा, इस तरीके से चेयर के प्लेन में। ये चेयर के प्लेन में है इक्विटोरियल बॉन्ड और ये परपेंडिकुलर हो गया कौन सा बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। अब इसका अगर एक्सियल ऊपर चला गया तो इसका एक्सियल कैसा आएगा, नीचे। बोलो, ये कौन सा प्लेन में, इक्विटोरियल। ये इक्विटोरियल बॉन्ड प्लेन में है और जबकि ये जो परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं ये कौन से बॉन्ड है इसके, एक्सियल। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं हर एक कार्बन के पास, एक्सियल एंड इक्विटोरियल। इक्विटोरियल बॉन्ड प्लेन में होता है जबकि एक्सियल बॉन्ड प्लेन के एक्सियल पे होता है, यानी एक्सिस पे होता है। इसका एक्सियल कहां होगा, ऊपर, और इक्विटोरियल कहां होगा, साइड में। तो इस तरीके से इसके पास हर कार्बन के पास दो टाइप के बॉन्ड और भी हैं, एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक ना। दो बॉन्ड है, एक एक्सियल बॉन्ड है और एक इक्विटोरियल बॉन्ड है। बोलो कोई दिक्कत। अब जो भी ग्रुप इन इक्विटोरियल या एक्सियल बॉन्ड पे जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी की अपन हम बात करेंगे। तो अगर मान लो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो भी है बॉन्डेड है ना, तो भाई हाइड्रोजन के बजाय और भी कोई आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी ग्रुप अगर आता है तो वो एक्सियल या इक्विटोरियल दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकता है। तो अगर वो एक्सियल जाता है तो एक्सियल पर कोई भी अगर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एक्सियल पोजीशन पर रिपल्सन ज्यादा होता है, एक्सियल में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए जो भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी देगा, किसको, कंपाउंड को। तो एक्सियल पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो लेस स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और अगर वही ग्रुप अगर इक्विटोरियल पर है तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो इक्विटोरियल पर अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर एक्सियल है तो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ये अपने को देखना है कि ग्रुप कहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अपन को कंफर्मेशन दे रखे होंगे, अपन को ये देखना है एक्सियल पर है या इक्विटोरियल पर है। अगर कोई दो ग्रुप हैं, दोनों के दोनों अगर एक्सिस पर एक्सियल पर आ गए, साइड बाई साइड, मान लो एक कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर, दोनों पर अपन ने मिथाइल जोड़ रखा है, दोनों मिथाइल अगर एक्सियल पे है तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। दोनों मिथाइल अगर इक्विटोरियल पर है तो कैसा हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और अगर एक एक्सियल एक इक्विटोरियल पे तो इंटरमीडिएट हो गया, है ना। तो ऐसे अपन को देखना होता है कि कहां पर कोई ग्रुप जाकर के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है या कम करता है। कुल मिला के आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सियल पर कोई भी ग्रुप होगा तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक ना। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा अलग से साइक्लोहेक्सेन बना करके। अब अपन बोट कन्फर्मेशन की बात कर लेते हैं। बोट में क्या है, बोट का किस तरीके से स्ट्रक्चर है और क्या उसके बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो बोट कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और बोट में देखिएगा मैं आपको बताऊं, ये कन्फर्मेशन है बोट का। बोट का क्या कन्फर्मेशन है, ये कुछ इस तरीके से, ये बोट की स्ट्रक्चर है, ये बोट कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का। अब देखिए यहां पर ये जो दो बॉन्ड्स होंगे, यहां पर हाइड्रोजन होगा और यहां पर हाइड्रोजन होगा, है ना। ये इक्वेटर वाले हाइड्रोजन मान सकते हैं ना। यहां पर दो हाइड्रोजन चूंकि नजदीक आ चुके हैं, चेयर में तो नहीं थे, चेयर में तो ये दोनों कार्बन अपोजिट चले गए थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पोल, यहाँ पर ये दोनों कार्बन नजदीक आ चुके हैं, तो इनके हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं। तो हाइड्रोजन ना हो, कोई भी ग्रुप हो तो नजदीक आ जाएगा, तो क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन का मतलब उसको कहते हैं रिपल्सन होगा दोनों ग्रुप्स में। बोला था ना जब नजदीक होते हैं ग्रुप तो रिपल्सन मारते हैं, तो यहां दोनों रिपल्सन मारेंगे। इस रिपल्सन की घटना को अपन कहते हैं फ्लैगपोल इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्लैगपोल इंट्रैक्शन। और ये फ्लैगपोल इंट्रैक्शन की वजह से बोट कन्फर्मेशन कम स्टेबल रहता है, किससे, चेयर से। बात समझ में आई। एक पहला रीजन ये है कि बोट कम स्टेबल क्यों है चेयर से। रूम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा स्टेबल जो कन्फर्मेशन होता है वो चेयर कन्फर्मेशन होता है, और चेयर कन्फर्मेशन से कम स्टेबल होता है बोट कन्फर्मेशन। क्यों है ये कम स्टेबल कन्फर्मेशन, क्योंकि यहां पर पहला रीजन अपने को देखने को मिल रहा है, क्या है ये, फ्लैगपोल इंट्रैक्शन। फ्लैगपोल इंट्रैक्शन किसको कहते हैं कि जब ये दोनों सिरे नजदीक आ जाते हैं तो इनके जो ग्रुप्स होंगे वो भी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और रिपल करने के कारण क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो कोई अगर पूछता है कि वाई बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन, तो आपके पास एक रीजन तो ये है कि बोट कन्फर्मेशन में दोनों पोल क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं, जिससे कि दोनों ग्रुप्स में क्या होता है, फ्लैगपोल इंट्रैक्शन होता है, और फ्लैगपोल इंट्रैक्शन की वजह से रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण ये कम स्टेबल हो जाता है। तो एक रीजन तो आपके पास ये आ गया कि बोट कम स्टेबल है चेयर से। और दूसरी चीज देखते हैं कि
ठीक है ना। जबकि चेयर में अगर हम बात करें तो चेयर में क्या था कि ऐसा कोई फ्लैगपोल इंटरेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एंड्स क्या हो चुके हैं, अपोजिट जा चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्लैगपोल इंटरेक्शन की कोई घटना देखने को नहीं मिल रही। जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों नजदीक है, तो यहाँ फ्लैगपोल इंटरेक्शन होगा और फ्लैगपोल इंटरेक्शन की वजह से रिपल्सन हो जाएगा, जिसके कारण की बोट कन्फर्मेशन चेयर से कम स्टेबल रहता है। ये पहला रीजन है कि साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मेशन है, बोट और चेयर। बोट कम स्टेबल है, चेयर ज्यादा स्टेबल है। पहला रीजन तो आपने को देखने को मिला। दूसरा और अपन देखते हैं कि दूसरे में क्या है, तो देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। तो अब देखो, अब अपन देखने जा रहे हैं ये बोट कन्फर्मेशन और चेयर कन्फर्मेशन में अपन ने एक डिफरेंस देखा कि भाई यहाँ क्या डिफरेंस है। एक और जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, या डिफरेंस से पहले अपन दो कन्फर्मेशन और भी देख लेते हैं। चार होते हैं, मैंने बोला था, चेयर होता है, बोट होता है, ट्विस्टेड बोट होता है और हाफ चेयर या ट्विस्टेड चेयर होता है। ये चार कन्फर्मेशन दो तो अपन ने देख लिए, और अपन दो और देख लेते हैं। एक होता है हाफ बोट। हाफ बोट किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, या ट्विस्टेड बोट जिसको कहते हैं, ये ट्विस्टेड बोट होता है, ठीक ना। स्ट्रेन तो नहीं है, लेकिन हाँ इंट्रैक्शन जरूर है और रिपल्सन जरूर है। तो ये हाफ बोट कहीं ना कहीं चेयर कन्फर्मेशन से कम स्टेबल होता है, इसको अपन हाफ बोट कह देते हैं, ठीक है ना, हाफ बोट। एक होता है हाफ चेयर। हाफ चेयर कुछ इस तरीके से, ये हाफ चेयर होता है। ये जो हाफ चेयर होता है ये सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रिपल्सन रहता है। तो हाफ चेयर कन्फर्मेशन जो है ये सबसे कम स्टेबल कन्फर्मेशन है। हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होता है हाफ चेयर। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो चेयर कन्फर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है। चेयर से कम स्टेबल होता है हाफ बोट। हाफ बोट थोड़ा सा चेयर से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, उससे भी कम स्टेबल होता है बोट, और सबसे कम स्टेबल होता है हाफ चेयर। तो यानी अगर हम एनर्जी के ऑर्डर में सेट करें, तो एनर्जी के ऑर्डर में अगर अपन सेट करते हैं तो सबसे टॉप पे कौन आएगा, हाफ चेयर। सबसे ज्यादा एनर्जी हाफ चेयर की हो जाएगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, चेयर की होगी। तो अपन एक ग्राफ बना लेते हैं एनर्जी का। तो अगर अपन एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरीके से ग्राफ दिखाई देगा, देखो तो मिटा दूं, तो आगे चलते हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया हो तो एनर्जी का ग्राफ क्या आएगा, तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये हाफ चेयर की एनर्जी है ना। हाफ चेयर सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा। उससे कम एनर्जी किसकी होगी, बोट की होगी। और बोट से भी कम एनर्जी, बोट से भी कम एनर्जी किसकी होगी, हाफ बोट की। तो यानी कि ये कह सकते हैं ये इस तरीके से हाफ बोट में कन्वर्ट हो गया। और फिर हाफ बोट से भी कम एनर्जी किसकी होगी, चेयर की होगी। तो हाफ बोट से भी कम एनर्जी चेयर की होती है। ये चेयर कन्फर्मेशन है ना। ये कौन सा है, हाफ बोट, और ये बोट, और वो ट्विस्टेड चेयर या हाफ चेयर। इस तरीके से ग्राफ आता है एक दूसरे में जब ये कन्वर्ट होते जाते हैं तब। अभी देखो, अब अपन चेयर कन्फर्मेशन को देखते हैं और बोट कन्फर्मेशन को अगर हम देखेंगे तो देखो जरा कुछ और तरीके से देखेंगे अपन। किस तरीके से देखेंगे कि ये मेरे पास एक चेयर कन्फर्मेशन है। एक और रीजन बताता हूं कि चेयर क्यों ज्यादा स्टेबल है बोट से। एक रीजन तो देख लिया, फ्लैगपोल इंटरेक्शन। दूसरा रीजन और देखते हैं, चेयर को मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाऊंगा और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं आपको चेयर कन्फर्मेशन दिखाऊंगा। तो देखिए ये रहा चेयर। अब चेयर में देखिएगा, मैं इस कार्बन को अगर 1 कह दूं, ये 2 हो गया,
ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है। ये 6 कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं चेयर के। अब अगर इस चेयर कन्फर्मेशन को अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दूं 90 डिग्री के एंगल पर, तो क्या होगा कि ये वाला जो एंड है, ये कार्बन नंबर 1 और 5 और 6 ये तीनों अपने सामने आने वाले हैं, और बाकी ये जो है 2 और 4 और 3 ये पीछे चले जाएंगे। और अगर मैं कंसीडरेशन दूं पहले वाले कार्बन पर और 5वें वाले कार्बन पर, जो कि मेरे को सीध में दिखाई देंगे, लेकिन इनके पीछे कौन चला गया है? पहले के पीछे कौन चला गया? दूसरा। और 5वें के पीछे कौन चला गया? चौथा। तो क्या 5वां और चौथा कार्बन, या क्या चौथा और तीसरा कार्बन अपने को दिखाई देंगे? नहीं दिखाई। दूसरा और चौथा कार्बन अपने को दिखाई नहीं देंगे। कौन से दिखाई देंगे? केवल पहले और 5वां कार्बन एटम अपने को दिखाई देगा, बाकी वो क्या हो गया? एक्लिप्स पे चले गए। तो अगर इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो पहला वाला तो इधर आएगा, ये रहा पहला, ठीक है ना, और ये 5वां भी अपने को स्पष्ट दिखेगा, ये रहा 5वां। अब पहले वाले के पीछे कौन चला गया? दूसरा वाला, वो तो दिखाई नहीं देगा। और इधर 5वें के पीछे कौन चला गया? चौथा, जो कि दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, ये जो 2 हैं ये जरूर दिखाई देंगे, ये तो ऊपर नीचे रहेंगे ना, तो ये तो दिखाई देंगे। तो 6वें नंबर का जो कार्बन एटम है, ये जो 6वें नंबर का कार्बन एटम है, वो किस तरीके से दिखाई देगा? वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो इसकी 3 वैलेंसीज होंगी। बोलो, अगर मैं इसका चेयर कन्फर्मेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से, ये पहला कार्बन एटम है, और ये कौन सा है? सॉरी, ये 5th है, और ये 1st कार्बन एटम है, ठीक ना। 5th पर अगर हम बात करते हैं तो ये 6वें नंबर का कार्बन एटम यहां आ जाएगा, CH2 है वो, है ना। और 6 वाले कार्बन एटम ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है? पहले वाले के साथ, तो वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रखा होगा उसने, ठीक ना। अब पहले वाले के पास क्या चीज है? 2 हाइड्रोजन है और पीछे एक कार्बन है। तो 2 हाइड्रोजन कहां है इसके? तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से होंगे, इसके होंगे। तो ये जो पहला वाला कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसीज तो अपने को देखने को मिल रही है। 2 तो हाइड्रोजन और एक ये CH2। चौथा कहां है इसका? चौथी वैलेंसी कहां है? कि पीछे वाले कार्बन से बॉन्डेड है, तो वो तो दिखाई दे नहीं रहा, ठीक ना। कहां है? तो अपन उसको इमेजिनरी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इमेजिनरी बनाते हैं। तो देखिएगा, इसके पीछे वाला जो कार्बन जिसको एक्लिप्स मिल रहा है, एक्लिप्स मिल रहा है ना पहले वाले की वजह से, एक्लिप्स मिल रहा है, तो उसके पास भी क्या स्थितियां है कि उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे और एक 3rd नंबर का कार्बन एटम होगा। और ये कार्बन जो पहला और दूसरा जो कार्बन है, वो एक दूसरे के स्टेगर्ड पोजीशन पे बैठे हैं। चेयर कन्फर्मेशन में स्टेगर्ड बैठे हैं, मतलब इसकी अगर ये 3 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो बाकी 3 कहां है? तो बाकी 3 इसकी स्टेगर्ड पोजीशन पे होंगी। मैं इसको थोड़ा सा और साफ स्पष्ट बनाता हूं, तो बाकी की 3 वैलेंसी इसकी क्या होंगी? स्टेगर्ड। देखो, ये पहले वाले को मैं दोबारा से ढंग से बना देता हूं। ये हाइड्रोजन है इसका, और तीसरा हाइड्रोजन इसका ये है, ठीक ना। ऐसे बना लेते हैं। जो दूसरे नंबर का कार्बन है जो इसके पीछे प्रेजेंट है, वो इसके स्टेगर्ड पोजीशन में है। स्टेगर्ड का मतलब क्या होगा? एक वैलेंसी इस तरीके से होगी, एक इस तरीके से होगी, है ना, और एक इस तरीके से होगी, हो गई स्टेगर्ड। ठीक है, स्टेगर्ड है ये। थोड़ा सा और मैं इसको स्पष्ट बनाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये इसकी स्टेगर्ड होगी। अब पीछे वाले कार्बन पर अपन चर्चा कर रहे हैं, दूसरे वाले पर, तो उस पर 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन मैंने लिख दिए, एक ये रहा, एक ये रहा। 2 हाइड्रोजन दिखाई दे गए। इसकी 4 वैलेंसी बताता हूं। 2 तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वैलेंसी कहां है? पहले वाले से जुड़ा हुआ है, वो तो दिखेगा नहीं। चौथी कहां है? कि वो तीसरे नंबर के कार्बन से ऐड है। तो चौथी वैलेंसी ये रही, जो कि तीसरे नंबर के कार्बन से अटैच्ड है। तो वो कौन सा है? CH2 है। अरे ये तीसरे नंबर का कार्बन CH2 ही तो है, ठीक है। चौथा कहां है? कि चौथा तो 5वें के पीछे एक्लिप्स पे है। वो भी कैसा होगा? वो इसके किस पोजीशन में होगा? स्टेगर्ड पोजीशन में होगा। तो ये अगर बॉन्ड इसके यहाँ है, तो स्टेगर्ड पोजीशन में क्या हो जाएगा कि उसके बॉन्ड कुछ इस तरीके से होंगे, 120 के। बोलो, बीच बीच में बोलो। अरे हो गया क्या? ठीक ना। और एक और बीच में है, ये कह सकते हैं। एक काम ना करें, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा, इसकी 3 वैलेंसी, 1 मिनट, हाइड्रोजन से थी ना, एक हाइड्रोजन, और
यहाँ पे भी इसका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और ये पीछे से आएगी इसकी, नहीं ऐसी तो होगा। इसको हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूं, ठीक ना। अब देखो, अब इसको अपन ढंग से देख लेते हैं। तो कार्बन नंबर 1 कहाँ है, इसको मैंने ऐसे करके रखा हुआ है। कार्बन नंबर 1 ये रहा, इसके पास क्या क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, कहाँ है कि ये रहे 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, सॉलिड लाइन से दिखाई दे रहे हैं। और बाकी क्या है कि तीसरी वैलेंसी कहाँ गई कि ये CH2 वो तो पीछे से जुड़ी गया, और चौथी वैलेंसी क्या है, छठवें नंबर का कार्बन वो ये रहा। पहले वाले के जस्ट पीछे सेकंड नंबर का कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये रहे, और तीसरा क्या जुड़ा हुआ है, CH2 वो ये रहा, ठीक ना। अब बात करते हैं चौथे वाले कार्बन एटम की, जो कि 5वें के पीछे होगा, उसके पास क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन ये रहे, ठीक ना। और बाकी तीसरी वैलेंसी कहाँ है कि एक तो 5वें नंबर के कार्बन से वो तो दिखाई देगी नहीं, और एक और किससे, ये CH2 से, ठीक है ना। ये रहा, ये पूरा का पूरा कंफर्मेशन क्या है, चेयर कंफर्मेशन है। अब इसमें अगर अपन देखते हैं तो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, एक्लिप्स है या स्टेगर्ड है, हाइड्रोजन क्या सारे ग्रुप्स सब स्टेगर्ड है, एक्लिप्स तो है ही नहीं कोई, एक्लिप्स तो कोई भी नहीं है, देखो ना स्टेगर्ड ही तो है। तो सारा का सारा मामला इसमें स्टेगर्ड है, यानी कि यहां पर कोई भी वो एक्लिप्स और स्टेगर्ड वाला रिपल्सन नहीं है, ठीक है ना। इस कंडीशन को अपन कहते हैं कि सारी स्थितियां इसके पास, सारे कार्बन क्या है, गॉच स्थिति में है, क्या है, किसमें है, स्क्यू में है या गॉच में है। तो सारी चीज स्क्यू में है, सारे कार्बन इसके कैसे हैं, स्क्यू कंडीशन में। स्क्यू का मतलब होता है स्टेगर्ड हो जाना, तो स्क्यू कंडीशन में है, स्टेगर्ड कंडीशन में है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, सारे ही सारे स्टेगर्ड है। तो दूसरा रीजन क्या है कि चेयर कन्फर्मेशन क्यों ज्यादा स्टेबल है, कि कौन कौन सी चीजें, कि 5वां कार्बन, इसके पीछे कौन सा कार्बन था, चौथा, और पहला, और कौन सा दूसरा, क्या है, कैसे है, स्क्यू है या स्टेगर्ड है ना, स्टेगर्ड है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो कोई पूछे चेयर कन्फर्मेशन बोर्ड से ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो पहला रीजन तो क्या फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं है, और दूसरा कि ये जो स्थितियां है इसकी, ये वाला 5वां और इसके पीछे का कार्बन, पहला और इसके पीछे का कार्बन क्या है आपस में, स्टेगर्ड कंडीशन में है, ठीक है ना, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अभी अपन बोट को देखेंगे इसी तरीके से बना के, तो बोट में देखना अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई कि ये स्टेगर्ड ना होकर के कैसे एक्लिप्स पोजीशन में होते हैं बोट में। तो देखो जरा, इसको आप नोट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं बोट का, तो कंपैरिजन में समझ में आ जाएगा। अब अपन बोट कन्फर्मेशन देख लेते हैं, बोट का क्या सीन है। तो देखो बोट कन्फर्मेशन में क्या होगा, अपन पहले इसको बोर्ड पे लिखेंगे सिंपली, ये एक बोट है और इस तरीके से ये इसका बोट कन्फर्मेशन है। अब अपन इसको लिखने जा रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 5, बोलो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, और ये 6 नंबर का कार्बन एटम है। अब देखिए अपन एक एक करके इसको देखेंगे, बोट को अपनी तरफ घुमाइएगा, कैसे, इसको परपेंडिकुलर अपनी तरफ ले जाइएगा, राइट एंगल पर इसको घुमा दीजिएगा, तो ये पहला और 5वें नंबर का कार्बन आपकी आंखों पे आगे आ जाएंगे, है ना। पहले के पीछे कौन सा छुप जाएगा, दूसरा, और 5वें के पीछे कौन सा छुप जाएगा, चौथा, एक्लिप्स मिल जाएगी चौथे नंबर को और दूसरे नंबर के कार्बन को। और तीसरा और छठवें में भी कहीं ना कहीं आपको एक्लिप्स दिखाई देने को मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है उसको अपन मैनेज कर लेंगे। तो मैं बोट कन्फर्मेशन लिखने के लिए जा रहा हूं, ठीक ना। एक काम करते हैं, तो ये पहले नंबर का कार्बन मैंने ये लिख दिया, ये पहले नंबर का कार्बन है, कार्बन नंबर 1 कह दिया इसको, ठीक है। तो 5वें नंबर का इसके साइड में दिखेगा, आप ऐसे घुमा रहे हो, तो ये 5वें नंबर का कार्बन इधर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये 5वें नंबर का कार्बन अपने को दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि इसके पास 3 बॉन्ड होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, ये CH2 होगा, और ये CH2 पहले वाले के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो ये कौन से नंबर का कार्बन है, आप मेरे को बताएं। पांचवें और पहले के बीच में कौन सा कार्बन है जिसने दोनों के साथ बॉन्ड बना रखा है, 5वें और पहले के बीच में 6वें नंबर का कार्बन, ये 6 नंबर का कार्बन एटम है, दिख गया, जिसने दोनों के साथ बॉन्ड बना रखा है। पहले वाले के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, पहले वाले के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, वो ये रहे, और 5वें के साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। तो ये होगा, एक काम कर लेते हैं, पहले मैं इस क्लास में कल से एक काम करता हूं, तो क्या है कि 5वें नंबर का और पहले नंबर का कार्बन अपने को दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले के साथ अगर हम देखते हैं तो पहले वाले के साथ 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के हैं,
दो तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, कहाँ ये हाइड्रोजन की, ये रही, ठीक है। पहले वाले के साथ एक बॉन्ड 6 वाले ने बना रखा है, तो ये रही तीसरी वैलेंसी 6। चौथी वैलेंसी कहाँ है पहले वाले की, कि वो सेकंड नंबर के कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बना रखा है। सेकंड वाले की क्या स्थिति है कि सेकंड वाले को एक्लिप्स मिल रहा है पहले वाले की वजह से, तो सेकंड वाला पहले वाले के पीछे दब चुका है। अब क्या करना है, सेकंड वाले की 4 वैलेंसी अगर अपन सेट करते हैं तो एक तो उसने पहले वाले के साथ बना रखा होगा, दो क्या होंगे उसके पास, हाइड्रोजन, और बाकी चौथी वैलेंसी से क्या जुड़ रखा होगा, CH2। तो ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है, पहले और दूसरे एक दूसरे के जस्ट सीध में प्रेजेंट है, मतलब कि एक्लिप्स पोजीशन में प्रेजेंट है। एक्लिप्स है तो देखो जरा, जो पीछे दूसरे नंबर का कार्बन उसका हाइड्रोजन इसके पास एक्लिप्स फॉर्म में होगा, 2 हाइड्रोजन है ना, एक और भी हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ क्या होगा, एक्लिप्स फॉर्म में होगा। तीसरा कहां है, तीसरा तो हाइड्रोजन नहीं, तीसरा तो CH2 ग्रुप है, तो वो CH2 भी क्या होगा, एक्लिप्स फॉर्म होगा इस बॉन्ड के साथ, तो उसकी जो तीनों वैलेंसी है क्या होगी, एक्लिप्स हो गई। ये कार्बन नंबर 3 हो गया एक्लिप्स फॉर्म में। अच्छा, अब ये जो तीसरे वाले ने किसके साथ, चौथे वाले के साथ बॉन्ड बना रखा है। चौथा है कहां, चौथा तो पांचवें के पीछे दब गया है। जो चौथा कार्बन है वो पांचवें के पीछे दब गया है, तो चौथे वाले के साथ भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। कहां है 2 हाइड्रोजन के, वो भी क्या होंगे इसके साथ, एक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एक इसके साथ एक्लिप्स हो गया और दूसरा ये जो डैश बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है ये क्या है, एक्लिप्स चले गए, यानी पीछे दब गए इनके सामने। तो उसका 2 हाइड्रोजन तो अपने को देखने को मिल गया, बाकी एक बॉन्ड किससे, पांचवें से बना रखा है, वो तो दिखेगा ही नहीं। एक किसके साथ, CH2 के साथ, कौन से वाले, थर्ड वाले CH2 के साथ, वो देखिए ये रहा तीसरा बॉन्ड है ना। तो जरा बताओ क्या यहां पर अपने को बोट फॉर्म में क्या देखने को मिल रहा है कि हर चीज एक दूसरे के आगे पीछे हो गई। यानी यहां पर 1, 2 और 5 और 4 की अगर हम बात करते हैं, कार्बन नंबर 1, 2 और 4, 5 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, एक्लिप्स प्रेजेंट है। एक्लिप्स आ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि ये CH2 एक साथ पहुंच गए, तो एक दूसरे को फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी दे रहे होंगे ना। तीसरा और छठवां कार्बन एक दूसरे को फ्लैगपोल इंटरेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ये तीसरा और छठवां एक दूसरे को फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी यहां देखने को मिल रहा है कि दे रहे हैं। और दूसरी बात कि ये पांचवा चौथे के साथ, पहला दूसरे के साथ, इसमें एक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहां भी स्टेबिलिटी कम हो रही है। इन दो वजहों के कारण क्या हो रहा है कि बोट फॉर्म चेयर से कम स्टेबल हो जाती है, ठीक ना। तो ये दूसरा रीजन यहां अपने को देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि पहला और दूसरा, और कौन कौन सा, पांचवा और चौथा, ये क्या है, एक्लिप्स है एक दूसरे के साथ, है ना, एक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इन एक्लिप्स हो जाने के कारण क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन के होने के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। जब भी एक्लिप्स फॉर्म होती है तो स्टैगर्ड की बजाय क्या होगी, कम स्टेबल हो जाएगी, ठीक ना। तो ये चीजें हैं, तो आप इसको नोट, अपन खत्म करके आ चुके हैं, जिसमें कि अपन ने थोड़ा बहुत देखा और थोड़ा बहुत और भी इसकी आगे जरूरत पड़ेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दौरान, तो अपन इसको थोड़ा सा और आगे ले लेंगे। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का खत्म कर लिया है। अब अपन आगे चल रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और तीसरा पार्ट कौन सा था, स्टीरिक। तो आज अपन स्टीरिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो स्टीरिक आइसोमेरिज्म थर्ड है, स्टीरिक। अब स्टीरिक आइसोमेरिज्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेरिक में क्या होगा कि स्पेस में, अब देखो बॉन्डिंग तो चेंज नहीं हुई, कन्फर्मेशनल में भी क्या हुआ, बॉन्डिंग थोड़ी ना चेंज हुई थी। बोलो, जो जिसके साथ बॉन्डेड था वो उसी के साथ बॉन्डेड था ग्रुप। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो बॉन्डेड ही था, वो ठीक है कि इधर उधर हो रहे थे स्पेस में, ऐसे ही यहां होता है, बॉन्डिंग चेंज नहीं होती। जो जहां बॉन्डेड है वो वहीं बॉन्डेड रहेगा, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं रहेंगे। क्या होता है स्टेरिक में कि स्पेस में 3 डायमेंशनली क्या होता है या 2 डायमेंशनली क्या होता है, स्थितियां चेंज हो जाती है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जिससे कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे आइसोमर को अपन स्टेरिक आइसोमेरिज्म के तहत देखते हैं। और ये स्टेरिक आइसोमेरिज्म अपने पास 2 तरीके का होता है। स्टेरिक आइसोमेरिज्म 2 तरीके का है जो अपने को पढ़ना है। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि कन्फर्मेशनल से बिल्कुल अलग है, या सिंगल बॉन्ड के साथ रोटेशन नहीं है। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन वाली बात यहां नहीं है, मैं आपको बता दूं। ज्योमेट्रिकल में कार्बन कार्बन में घुमा फिरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए।
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तब होगा कि जब डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो, ये तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो रोटेट हो सकता था, जिससे कि स्पेस में अलग अलग स्थितियां बन रही थी। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या होगा कि देखो जरा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दो एक्सिस हो गए। अब दो एक्सिस पे कोई चीज घूम सकती है क्या? मान लो कि ये दो एक्सिस हैं अपने पास, और ये दो एक्सिस क्या, एक अब ये मॉलिक्यूल में दो एक्सिस हो गए, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन। अब क्या ये घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा ना। तो जहां नहीं घूम पाएगा तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से तो गया। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो इसमें दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, घूमने ही नहीं देगा। कहीं भी किसी चीज में अगर दो एक्सिस डाल देंगे तो आप उसको नहीं घुमा पाएंगे। पंखा है, एक एक्सिस है तो घूमेगा, अगर दो एक्सिस डाल देंगे तो नहीं घूम पाएंगे पंखुड़ियां। सिंपल सी बात है, एक एक्सिस के थ्रू ही घूमती है चीजें, तो है ना। तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब दिखाई जाती है कि जहां पर कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फ्री रोटेशन नहीं हो पाता। फ्री रोटेशन नहीं हो पाता उसको अपन कहते हैं क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पर होता है वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगा? दो कंडीशंस हैं, जब कार्बन कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और कहां होता है कि जहां साइकिल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, मॉलिक्यूल साइकिल में होगा तो साइकिल में भी रोटेशन नहीं हो सकता। आप बताओ जरा, साइक्लिक अगर मॉलिक्यूल होगा, साइक्लिक कंपाउंड अगर हो जाएगा तो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाई देने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन है और दोनों कार्बन है, तो क्या ये सिंगल बॉन्ड घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा ना एक दूसरे पे। कैसे घूमेगा? ये अगर घूमता है तो ये नहीं है क्या? ये परेशान करेंगे ना उसको, परेशान क्या, रोक देंगे ना, बॉन्डेड हो गया ना। बोलो, तो अब नहीं घूम पाएगा ना। जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये एक दूसरे पे घूम सकते हैं, लेकिन मैंने यहां इनके साथ एक बॉन्ड बना दिया तीसरे कार्बन, अब थोड़ी ना रोटेट हो पाएंगे। किसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दूसरे पे घूम ना पाए, वो केवल दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो मल्टीपल बॉन्ड हो जाए या साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए। तब फिर क्या होता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है। और जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया तो यहाँ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का तो काम खत्म हो गया। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी, ठीक ना। साइक्लोहेक्सेन की बात अलग है, साइक्लोहेक्सेन तो पुक्कड़ रिंग होकर के अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बाहर कर लेती है, ठीक है। लेकिन ये छोटी जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन से जो छोटी रिंग है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के तहत दिखाई जाएंगी। और ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशियल कंडीशंस अलग अलग हो जाने के कारण जो आइसोमर बनते हैं, डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, उनको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं और इस घटना को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यूज कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई से लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना किसकी प्रेजेंस में? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की प्रेजेंस में। अब बताते हैं कैसे। तो अपन पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन लास्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया क्या? तो आगे चले। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से दिखाई जाती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो पहली कंडीशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, मॉलिक्यूल को प्लेन में होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहली नेसेसिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब यह है मॉलिक्यूल को एक प्लेन में होना चाहिए। और मॉलिक्यूल प्लेन में कब होगा? अब मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल प्लेन में कब होगा? ठीक है, तो मॉलिक्यूल प्लेन में होगा जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा तब। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है, sp2 नहीं भी है, sp3 भी चलेगा, लेकिन साइकिल में होना चाहिए फिर इसको। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं दिखाई जा सकती। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा के फिक्स कर दिया कि sp2 ही होगा तो दिखाई देगी, ऐसी भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि sp2 है तो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक ना। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो की जाएगी। किस तरीके से शो की जाएगी वो आपको बता देता हूं कि जैसे
अब पहले कार्बन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता था तो स्ट्रक्चर किस तरीके की होती थी, 3 डायमेंशनल होती थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती थी। कार्बन का पहले मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा समझने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि sp3 से स्ट्रक्चर लेकर के और हम जब sp2 पे आएंगे तो फिर अपने को अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके के मॉलिक्यूल कहाँ 3D हो रहा है और कहाँ वो प्लेन में जा रहा है। ये कार्बन है, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था तो sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे आती है, यानी चारों वैलेंसी टेट्राहेड्रल शेप में सेट होती है। एक ये वैलेंसी है, दूसरी वैलेंसी इस तरीके से है, ठीक है, और तीसरी क्या होगी, इस तरीके से होगी, और चौथी उस कोने पे होगी। तो देखिए जरा मॉलिक्यूल 3D जा चुका है ना, प्लेन में तो नहीं रखा जा सकता, टेट्राहेड्रन को आप प्लेन में नहीं रख सकते, यानी जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा, यानी मॉलिक्यूल को आप एक प्लेन में नहीं रख सकते, ठीक ना। अब अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री निकल करके आती है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, और मैंने भी बता रखा है कि कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री निकल करके आती है। तो एक सिरे से चलते, फिर से पूछ लेते हैं, याददाश्त ताजा कर लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसी ज्योमेट्री आती है, लीनियर। sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, ऐसा पढ़ा था ना। तो sp2 में sp2 अगर कार्बन यही अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो क्या होगा कि sp2 में 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अरे प्लेन और ट्रायगोनल में, और एक p ऑर्बिटल कैसा होगा, अनहाइब्रिड, ऐसा ही तो होता है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए तो किस तरीके की स्ट्रक्चर निकल करके आती है, वैलेंसीज को देख लेते हैं। तो देखिए बॉन्ड्स को देखेंगे, एक प्लेन में आ रहे हैं, एक प्लेन में आ गए तीनों बॉन्ड, तो प्लेन में रखा जा सकता है। तो जहां पर प्लेन में रखा जा सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन का है और वो ट्रायगोनल प्लेनर प्लेन में रखा जा सकता है, प्लेन में आ गया तो इस यहां से ओरिजिन होता है किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसकी दो वैलेंसी से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक A और एक B, ठीक है, मे भी एक हाइड्रोजन हो, एक मिथाइल ग्रुप हो, एक क्लोरीन फ्लोरीन हो, कुछ भी हो सकता है, दो वैलेंसी। तीसरी जो वैलेंसी है मान लीजिएगा उसने क्या कर रखा है, तीसरी वैलेंसी जो है उसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और वो वाला कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो देखो जरा किस तरीके से अपन उसको दिखाएंगे। अगर इसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, वो कार्बन भी खुद कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो देखो उसके पास भी 3 बॉन्ड होंगे, कैसे होंगे, प्लेन में, 3 इसी प्लेन में होंगे। तो एक ये रहा, इसमें A जुड़ा हुआ है, इसमें B जुड़ा हुआ है, तीसरे से क्या कर रखा है इसने, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। उसके पास भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वो इसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ये तो सिग्मा बन गया और ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। देखो जरा फिर से रिपीट कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को। तो ये जो ए बी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये तो प्लेन में आ गए सारे के सारे, देखो ना ये इस प्लेन में ही आ गए, अरे ये भी प्लेनर ट्रायगोनल था। तो ये सारा का सारा ए और बी को अगर हम देखते हैं तो ये ए और बी ये सब के सब एक प्लेन में आपको दिखाई देंगे। देखो आ गए, एक प्लेन में है सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊं कि मान लीजिएगा कि ये एक कार्बन था, ये कार्बन था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में था, इसके दो वैलेंसीज, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में था, ये कार्बन है, इसकी दो वैलेंसीज तो एक ये रही और एक ये रही, प्लेन में है, इसके साथ A जुड़ा हुआ है, इसके साथ B जुड़ा हुआ है, और सेंटर में कार्बन है, और इस कार्बन ने क्या कर रखा है, सिग्मा बॉन्ड बना रखा है किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ, और दूसरा कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो वो क्या होगा उसका, अगर वो भी अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो क्या देखेंगे अपन इसको कि इसका ये जो वैलेंसी है A है और ये B है, और ये तीसरी वैलेंसी है जिसके साथ इसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो दोनों कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो कार्बन है दोनों, ये भी इसी प्लेन में है, और A और B ये सब एक प्लेन में आ गया, तो मॉलिक्यूल पूरा प्लेन में हो गया। और पाई बॉन्ड कैसे बना कि परपेंडिकुलर रह गए p ऑर्बिटल, उन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा है। बाकी मॉलिक्यूल तो पूरा एक प्लेन में दिख रहा है ना, आप इसको रख सकते हो ना प्लेन में। तो जब मॉलिक्यूल प्लेन में होता है ना, जब मॉलिक्यूल प्लेन में होता है, ये मैंने दिखा दिया, ये A है, ये B है, ये इसका A B है, तो ये सब एक प्लेन में है। तो मॉलिक्यूल जब प्लेन में हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया उसमें, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के चांसेस में आ गया। कैसे, तो देख लेते हैं। ये दो कार्बन मैंने अभी आपको साथ साथ सीधे सीधे दिखा दिए थे मोबाइल को लेकर के। अभी देखना जरा
यहां से स्टार्ट होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, किसके साथ? दूसरे कार्बन के साथ, एक सिग्मा एक पाई। बाकी ये तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ए एंड बी। अब जरा देखो तो बात कर लेते हैं, तो अपन इसको देखें तो यहां ए, इसका ये जो ए ग्रुप है और दूसरे का जो ए है, एक दूसरे के सामने आ गए, सामने आ गए। और ये जो बी है ये इस बी के सामने आ गया ना। बी और बी एक दूसरे के सामने है, ए एंड ए एक दूसरे के सामने है। तो ए और ए में कितने का एंगल है? ए और ए में कितने का एंगल है? देखो जरा, ये इसका ए है और ये इसका ए है, दोनों ए नजदीक आ चुके हैं। ये ए मैंने ये ए है, तो बताओ ए और ए में कितने का एंगल है? कार्बन के रिस्पेक्ट सेंटर से नापे कितना है, तो देखो सेंटर से नाप दीजिएगा इसको मैं थोड़ा सा और दूसरा डायग्राम बना लेता हूं जिसमें कि आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं इस डायग्राम को। अब देखना जरा ए एंड ए में कितने का एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, ये ए था, ठीक है, और ये इसका ए था, ठीक है। अब इसके यहां से एक लाइन अगर हम डालते हैं, ठीक है, और दूसरा जो मैं बॉन्ड दिखाने जा रहा हूं वो क्या है कि ये ए इधर से है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें रेड कलर थोड़ा सा ज्यादा स्पार्कल करेगा। हाँ जी, सेंटर के थ्रू बताइए जरा ए और ए में कितने का एंगल है। अब बताएं ए और ए में कितने का एंगल है। अरे पूरा सर्किल 360 का होता है, 4 टुकड़े बराबर के मिल रहे हैं, 1 2 3 4, पूरा सर्किल 360 कितने का हो गया? 90 का है ए और ए में। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं बी की, तो अब जरा बता देते हैं बी की रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ये रही दूसरी वैलेंसी इसकी बी, है ना। तो देखो जरा बी वैलेंसी को अपन देख लेते हैं, ये बी था और ये बी था। हाँ, तो बी और बी में कितने का एंगल होगा? ये भी 90 का ही होगा। अरे बी एंड बी में भी तो ये 90 का ही एंगल है। अच्छा, इस दूसरा आइसोमर इसकी कंसेप्ट कर सकते हो ना, जब ये अपोजिट मान लो फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो दूसरा फॉर्म लिख दूं मैं इसका, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो ए का ए रहा, बी का बी रहा, लेकिन यहां पर क्या हो गया, किसी एक जगह क्या हो गया, चेंज हो गया, ये बी और ए। अब बताओ ए और ए में कितने का एंगल हो गया? 180 का हो गया, और बी एंड बी में भी 180 का हो गया। क्या ये दो आइसोमर नहीं बन सकते? यानी जहां भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और ग्रुप्स अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल चेंज होने की गुंजाइश है कि नहीं है? चांसेस है। कहीं 90 डिग्री के एंगल पर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, कहीं 180 के एंगल पर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या ये दो डिफरेंट आइसोमर नहीं बने? और दो ही बनेंगे इसके। ये जो दो डिफरेंट आइसोमर बने, बॉन्डिंग चेंज कहीं नहीं हुई है, कोई किसी के साथ बॉन्डिंग चेंज नहीं हुई है। ए कार्बन के साथ बॉन्डेड था, बी भी कार्बन के साथ बॉन्डेड था, बी भी वहीं की वहीं है। देखो बॉन्डिंग चेंज नहीं हुई है, जो जिसके साथ था वो उसी के साथ, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गया। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो गया? चेंज हो चुका है, एंगल्स में फर्क आ चुका है, और बॉन्डिंग वहीं की वहीं है। इस घटना को आइसोमेरिज्म, कौन सी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के तहत रखेंगे, क्योंकि जो जिससे बॉन्डेड था वो उसके साथ ही बॉन्डेड रहा, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली एंगल्स में फर्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ए और ए जब नजदीक थे, 90 डिग्री के एंगल पर नजदीक थे, तो रिपल्सन ज्यादा था, और ए और ए या बी और बी 180 पे पहुंच गए तो दूरियां बढ़ गई, तो रिपल्सन कम हो गया। तो दो आइसोमर बने डिफरेंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ठीक ना। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तो दो आइसोमर बन गए। लेकिन कौन से वाले आइसोमर बोलेंगे इसको? स्टीरियो। स्टीरियो में भी कौन से? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इनको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और यहां से डेवलपमेंट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक ना। तो जहां पर ये ग्रुप्स नजदीक होते हैं, सेम ग्रुप नजदीक होते हैं, ठीक है ना, ए और बी और बी, इसको अपन कहते हैं सेस। कौन सा? सेस। और जहां ये अपोजिट पहुंच जाते हैं, इस आइसोमर को अपन बोलते हैं ट्रांस। तो मेरे को बताएं जरा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अब आप खुद बताएं, स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, रिपल्सन कम है, दूरियां बढ़ गई हैं सेम ग्रुप्स के बीच में, तो ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल हैं सिस से। एक चीज तो ये देखने को मिली, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है ना, जहां बॉन्ड एंगल्स के चेंज हो जाने के कारण डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ऐसे आइसोमर्स को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, और इस घटना को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं।
सिस और ट्रांस दो फॉर्म अपन ने इसको देखने को मिली, ठीक ना। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है बजाय कि सिस के। तो ये आप लिख लेंगे और नोट करिएगा, ठीक है। और फिर अपन इसको कल आगे और खींचते हैं इस टॉपिक को और आगे इसको ले जाएंगे।